एक 21 वर्ष का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक होटल के अंदर जाता है बेंगलुरु के अंदर। तो अगले दिन जब उसने चेकआउट होना था वहां से, तो उससे पहले उस लड़की की वही लड़का हत्या कर देता है और 2 दिन तक उसी कमरे के अंदर उसी डेड बॉडी के पास, उस लड़की की अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के पास बैठा रहता है। और जब उस लाश से बदबू आने लगती है तब वहां से चुपके से, बिना होटल में किसी को बताए, चुप वहां से निकल जाता है। और लगभग 3500 किलोमीटर दूर तक बेंगलुरु पुलिस उसका पीछा करती रहती है। लेकिन जब 3500 किलोमीटर बाद वो पकड़ा जाता है तो पकड़े जाने के बाद बेंगलुरु पुलिस उससे पूछती है कि इस हत्या की वजह क्या है। तो कहता है कि ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, हत्या मैंने की है लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये हत्या मैंने क्यों की है। नमस्कार, राम राम, मैं लोकेश सहरावत। आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाओगे। आज की जो घटना शुरू होती है, ये घटना शुरू होती है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के अंदर बीती हुई 23 नवंबर 2024 को एक लड़का जिसकी आयु 21 वर्ष है, आरव हरोई, और अपनी गर्लफ्रेंड, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है माया डेका। माया डेका की आयु 19 साल है, आरव हरोई की आयु 21 साल है। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। एक होटल है जिसका नाम है होटल रॉयल लिविंग। उस होटल के अंदर जाते हैं, एक रूम बुक करते हैं 24 घंटे के लिए। लेकिन 23 तारीख को लगभग 12 बजे चेक इन होते हैं, तो इनको चेकआउट होना था 24 तारीख को। लेकिन 24 तारीख को जब होटल के रिसेप्शन से कॉल जाती है कि भाई आपको चेकआउट होना है, तो कह देते हैं कि हमें एक दिन पोस्टपोन कर दिए, मैं एक दिन और बाद में जाऊंगा। फिर एक दिन बाद के लिए, फिर एक दिन और बाद के लिए करते हैं। ये लड़का 23 नवंबर से अपने रूम को पोस्टपोन करते करते 26 नवंबर तक ले जाता है। 23 के बाद को 24 को चेकआउट करना था, लेकिन ये 26 नवंबर की सवेरे बिना किसी को होटल में बताए चुपके से वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद वापस नहीं आता। तो 26 तारीख को इसके नंबर पे कॉल की जाती है, जो होटल का नंबर होता है, तो वहां पे कॉल कोई रिसीव नहीं करता। फिर इसका पर्सनल जो नंबर होता है उस पर कॉल की जाती है, उस पर भी कोई रिसीव नहीं करता। इसके बाद एक होटल का एक एम्प्लॉय जाता है और इसके रूम को नॉक करता है। नॉक करने के बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर देखता है कि बाहर से, अंदर से इसकी जो लॉक नहीं है रूम, तो वो क्या करता है, धीरे से थोड़ा सा खोलता है। खोलने के बाद देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। वो थोड़ा सा रूम के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि बेड पर जो माया डेका थी वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है और खून से लथपथ उसकी अवस्था है। और वो उसी अवस्था में जब पड़ी रहती है तो बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है। जो होटल का एम्प्लॉय होता है, वहां पर होटल के अन्य एम्प्लॉय आ जाते हैं। अन्य एम्प्लॉय आने के बाद यहां पर ये फटाफट से पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस के सामने सवाल था कि अगर इसने मर्डर किया भी है तो 3 दिन तक इसी लाश के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, लगभग जैसे पुलिस ने बताया कि 2 से 3 दिन पुरानी ये डेड बॉडी है। तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को ले जाती है और उसके बाद टीम गठित करती है इस आरव को ढूंढने के लिए। जब आरव को ढूंढने के लिए टीम गठन करती है तो आरव का मोबाइल फोन 26 तारीख को ये डेड बॉडी मिलती है और 26 तारीख को आरव का मोबाइल फोन बंद रहता है। 28 तारीख को पहली बार आरव का मोबाइल फोन ऑन होता है। आरव होटल से निकलने से पहले एक कैब बुक करता है और सीसीटीवी में देखा जाता है कि एक कैब के अंदर बैठ के आरव होटल से सीधा रेलवे स्टेशन जाता है। जब 28 तारीख को इसकी लोकेशन, मोबाइल फोन ऑन होता है, तो ऑन होने के बाद इसकी जो लोकेशन होती है वो स्टेशन, पहले पता चलता है कि ये बेंगलुरु के स्टेशन से ये रायचूर जाता है। रायचूर के बाद फिर ये यूपी जाता है। यूपी के बाद ये एमपी जाता है। एमपी के बाद ये फिर वाराणसी जाता है और वाराणसी के बाद फिर से इसका जाने क्या दिमाग करता है, ये फिर से बेंगलुरु के लिए बैठ जाता है ट्रेन के अंदर। और पुलिस इसका पीछा कर रही है, स्टेट वाइज पीछा कर रही है, लेकिन इसको पकड़ नहीं पा रही है। लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये दोबारा से जब बेंगलुरु आ जाता है, तो बेंगलुरु के अंदर ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था और रास्ते में पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस जब इससे अपनी तरीके से बात करती है तो ये फिर पूरी कहानी सुनाता है। ये बताता है कि ये केरल का रहने वाला है, जिस लड़की का इसने मर्डर किया है वो
असम की रहने वाली है। इसका आरव जो अपने बारे में बताता है कि जब इसका बचपन था, ये बहुत छोटा था, उसी टाइम इसके मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया था। ये अपने मम्मी के साथ रहता था। इसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद दूसरे जो इसका पिता मिला, उससे भी इसकी माँ का डिवोर्स हो गया था। फिर इसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली, और तीसरी शादी करने के बाद इसकी माँ ने इसको अपने साथ नहीं रखा। ये फिर जो इसका रियल पिता था, जो पहले वाला इसका पिता था, उसका मतलब इसका एक दादा था, इसके पिता का पिता जो था वो एक रिटायर्ड आर्मी मैन था, रिटायर्ड फौजी था। उसके साथ ये रहने लगता है, मतलब अपने रियल दादा के साथ ये जो रिटायर्ड फौजी था उसके साथ रहने लगता है। इसके ऊपर ना माँ का साया था ना बाप का साया था। ये पढ़ाई अपनी पहले बेंगलोर इसके केरल के अंदर ही अपनी पढ़ाई करता है, उसके बाद +2 क्लास तक। उसके बाद इसी वर्ष 2024 में ही ये बीबीए के अंदर एडमिशन लेता है, लेकिन ये पहले बार में ही सारे सेमेस्टरों में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद फिर एक दिन इसकी एक सोशल मीडिया ऐप है बब्बल ऐप के जरिए इस लड़की से बात होती है। जो ये लड़की है, ये लड़की असम की रहने वाली है, माया डेका से बात होती है। माया डेका इसे बेंगलुरु बुला लेती है। माया डेका एक कंपनी के अंदर बेंगलुरु में जॉब करती है। इसकी माया डेका की सिस्टर भी बेंगलुरु में ही रहती है। ये यहां पर आने के बाद माया डेका इसकी कंपनी के अंदर जॉब भी लगवा देती है 15,000 रुपए पर महीने के हिसाब से। लेकिन ये माया से कहता है कि तुम मेरे साथ लिविंग में रहो, और माया इस चीज के लिए मना कर देती है। माया जब इससे लिविंग में रहने के लिए मना कर देती है तो ये कहता है कि लिविंग में नहीं रहना तो एक दिन मेरे साथ होटल में चलो। तो ये होटल में इन दोनों की बातचीत मतलब इन दोनों के खुद की रजाबंदी से होटल में आते हैं। होटल में आने के बाद आराम से एक रात तक ये रहते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन इसने हत्या क्यों की, इसकी वजह इसने अभी तक नहीं उगली है। जब पुलिस इसकी पिटाई भी कर रही है तब भी ये कह रहा है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस के जो डीसीपी हैं उन्होंने बताया है कि ये इस लड़की पे कहीं ना कहीं शक करता था, और शक की वजह से इसने इस लड़की की हत्या की है। और 2 दिन तक इस लाश के पास ये सिर्फ सोचने विचारने के अंदर कि अब मुझे क्या करना होगा, और उसने उस रूम के अंदर बहुत सारी सिगरेट पी थी। सिगरेट के बहुत सारे जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं वो वहां पर उस रूम के अंदर पड़े हुए मिले हैं। लेकिन इस कहानी से एक चीज तो समझ में आती है कि आज का जो यूथ है वो बहुत ही गलत रास्ते पर है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ समाज को जागरूक करना था। धन्यवाद।